नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में INDIA की तीसरी बैठक होनी है। थोड़ी देर में मुंबई पहुंचेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुंबई पहुंचने वाले हैं, जहां आपको बता दें कि INDIA गठबंधन की जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो आपको बता दें कि मुंबई में ये तीसरी बैठक होने वाली है। इससे पहले पटना और फिर बेंगलुरु में दो बैठकें अभी तक हो चुकी हैं। पटना से इसकी शुरुआत हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और तीसरी बैठक जो है वो मुंबई में आज और कल 2 दिनों की ये बैठक है। थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुंबई पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई में INDIA की तीसरी बैठक होनी है और बैठक में शामिल होने के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला मुंबई पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी, डी राजा भी मुंबई में मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती, जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कुल 28 विपक्षी दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे, जहां सीट शेयरिंग को लेकर संयोजक कौन होगा इसको लेकर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि आज संभव यह भी है कि INDIA गठबंधन का एक लोगो वो भी जारी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में विपक्षी दलों के नेता बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला वहां पहुंच चुके हैं, महबूबा मुफ्ती वहां पहुंच चुकी हैं, अखिलेश यादव वहां पहुंचे हुए हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी समेत दिग्गज नेता जो हैं इस बैठक, जैसे कि मनोज झा को आप देख सकते हैं, मनोज झा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सीताराम येचुरी बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, नेता बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। इसी बीच कुछ बयान भी सामने आए हैं, जिनमें अखिलेश यादव ने क्या कहा है, संजय राउत ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अब आज रक्षाबंधन उन्हें याद आया जब 200 रुपये उन्होंने कम किए सिलेंडर पे। रक्षाबंधन के ही दिन अगर और महंगाई कम हो जाती और चीज़ों में नियंत्रण लग जाता तो जनता को ज़्यादा राहत मिलती। जो उन्होंने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, वो याद कर कर के कैसे भी जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते से बांधे हैं, वो रिश्ता है इस राष्ट्र की रक्षा का, देशभक्ति का, और एक कोई रिश्ता हमारा तोड़ नहीं सकता। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है।
अगर आप देखें तो ये बैठक इस बार मुंबई में है, पहली बैठक हमारी पटना में थी, फिर बेंगलुरु में थी। हर एक बैठक में अगर आप देखें, हर एक मीटिंग में देखें तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। लोग साथ में आ रहे हैं, लोग इकट्ठा आ रहे हैं और देश में बदलाव होगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। नहीं, देखिए ये तो बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें। राहुल गांधी इस देश के एक निर्विवाद अनडिस्प्यूटेड नेता है। लोगों ने उनको अपना नेता माना है और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाने जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा ये सबसे महत्वपूर्ण उनका पड़ाव रहा। वापस राहुल जी की यात्रा शुरू होने के बाद मैं सुन रहा हूँ राहुल जी से लोग प्यार करते हैं, राहुल जी के लीडरशिप में देश काम करना चाहता है, लेकिन हम सब जब एक साथ बैठते हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शुभम पांडे इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं? गांधी और राहुल गांधी शाम को करीब 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड होंगे। उसके बाद बयान लगाए जाने के 5 बजे के आसपास अपनी बातों को वो रख सकते हैं मीडिया के सामने। इस मुद्दे को इस वक्त खासकर अडानी का मुद्दा दूसरे से राहुल गांधी उठाते हुए आ रहे हैं। जाहिर सी बात है जब मुंबई पहुंच रहे तो मुंबई में इन बातों को रखा जाए क्योंकि इंडिया की बैठक है, तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे को आगे रखा जाए या अन्य जो और मुद्दे उन पर भी चर्चा कर सकते हैं। जब मीडिया से बातचीत करेंगे तो साथ कुछ और भी क्वेश्चन आगे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इंतजार बस वही जो बड़े नेताओं का हो रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। अखिलेश यादव इस वक्त मुंबई जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और कुछ मुख्यमंत्री जो है वो मुंबई आने शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 6 बजे तक शेड्यूल रखा गया है नेता है जिनके आने का। और इसके सबसे बड़े जो नेता होंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 3 बड़े ऐसे चेहरे होंगे कांग्रेस की ओर से, क्योंकि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण दल है इस इंडिया की बैठक में, इस इंडिया की मीटिंग में। इसी वजह से इनका इंतजार किया जा रहा है। होटल में और मौजूद है तमाम बड़े विपक्ष के जो नेता है वो आना शुरू हो चुकी है। जनमत यहाँ पर लगना शुरू हो चुका है और इसका विस्तार करके यहाँ के स्थानीय लोकल नेता है वो भी आना शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर 4 बजे के आसपास मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर यहाँ आने की दूरी महज 10 से 15 मिनट की है। शुभम, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि बैठक तो चलिए चल रही है, एजेंडे, नाम, सारी चीजें, सीट शेयरिंग सब तय होगा, लेकिन एक बयान जो संजय राउत का आया है उसने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया है ऐसा लगता है। राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है, ये संजय राउत ने कहा है। यानी क्या माना जाए कि सभी विपक्षी दल अब धीरे धीरे करके राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं? जिस तरह से संजय राउत की तरह नेता है और संजय राउत ने ये बात ऐसे वक्त की है जब लगातार सवाल ये पूछते जा रहे हैं कि इंदिरा अगर जीतती है तो इसका पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, पीएम पद का चेहरा कौन होगा। यहाँ पर देखिए लोकप्रियता के मामले में अगर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पूरी और विपक्ष सकते हैं, विपक्ष में तो राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है जो पूरे दुनिया भर में या इंडिया की बात करें तो लोकप्रियता है, जो बैंक फॉलोइंग ये छात्र। तो यहाँ पर खास तौर पर संजय राउत की क्या इशारा जो है उनकी तरफ जरूर गया है कि भाई राहुल गांधी सर्व सामान्य नेता यानी लोगों की नेता। यहाँ पर जो है इस तरफ से इंदिरा की ओर से मुझे हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर दे दिया गया है कि राहुल गांधी शायद इंडिया की ओर से ये पद के विचार हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि कांग्रेस की ओर से कौन होगा। तो अब यहाँ पर कांग्रेस ऐसी दल है जो 3 सालों की सत्ता का सहयोग भी मिलती है, केंद्र में हो कई राज्यों में सरकार भी है। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता के देखते हुए शायद संजय राउत को जवाब दे दिया है कि शायद राहुल गांधी सर्व सामान्य नेता है। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी के नाम पर एक विचार विपक्ष करनी पड़े या कोई बात करे। इसके अलावा मुंबई में नीतीश कुमार को पोस्टर लगे कि दिलीप कुमार या नीतीश, तो देखिए 2-3 ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिन पर इंडिया अपने दाव कर सकता है। विपक्षी गठबंधन दल है वो अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं या उनके चेहरे के मुकाबले में आने वाले चुनाव में उनके चेहरे के उतार के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहें। आपके पास मैं आता हूं, लखनऊ से सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, देखिए चेहरे को लेकर के बहुत सारी बातें जरूर कही जा रही थी, हर पार्टी अपने अपने नेता को मान रहा है कि वो चेहरा होगा, लेकिन संजय राउत ने एक बयान दिया जिस अखिलेश यादव यूपी से हैं, उनका नाम भी पीएम पद की रेस में
उनके पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं। लेकिन अब इस बीच संजय राउत का जो बयान आया है कि राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं, क्या लगता है कि नाम जो है बहुत सारे आ रहे थे पीएम पद के लिए, तो संजय राउत ने ये क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी ही वो चेहरा होंगे। ये क्लियर हो गया है अब। जी देखिए, संजय राउत के पास मुझे नहीं लगता कि इतना अधिकार है कि वो इस चीज़ को क्लियर कर दें कि वो राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा दें। आप देखिए, कल समाजवादी पार्टी की जो लीडर है जूही सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम बढ़ाया। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो अपने नेता को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, चाहे और तमाम दल जो छोटे छोटे अपने प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लीडर हैं, वो सभी चाहते हैं कि उनका जो लीडर है, उनका जो नेता है, वो आगे बढ़े और प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर पहुंचे। और ये सभी चाहते हैं कि एक ना एक दिन जो भी लीडरशिप है, जो भी लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री जरूर बने। आप देखिए, जो ये गठबंधन है उसको लेकर तमाम तरह की जो सियासत इस समय चल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझना होगा कि विपक्ष की एकता से कहीं ना कहीं डेंट जरूर लग सकता है 2024 के चुनाव में। जैसा कि मैंने देखा कि पूर्व में भी अगर हम बात करें 1977 की, तो इंदिरा गांधी को हराने के लिए विपक्ष उस समय एकजुट हुआ था, तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। फिर उसके बाद वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, तब राजीव गांधी को हटाने के लिए, यानी कांग्रेस को हटाने के लिए एक बार फिर से विपक्ष एक हुआ था। बाद में उसका क्या हश्र हुआ सभी जानते हैं। लेकिन इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं उसे भी अपनी रणनीति सामने लानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की लगातार बैठकें चल रही हैं। कई तरह के बातों पर जरूर उनमें कुछ न कुछ कमी रह सकती है या आपस में विवाद हो सकता है नेता के मुद्दे पर, लेकिन लक्ष्य सबका यही है कि 2024 बीजेपी इसी चीज का इंतजार कर रही है, हराया जाए। इसके लिए क्या बीजेपी इसी चीज का इंतजार भी कर रही है कि अभी सीट शेयरिंग, सीटों को लेकर के जब बंटवारे की स्थिति आएगी तब क्या होगा, चेहरा तय करने की बात आएगी तब क्या होगा, क्या सभी जो ये क्षेत्रीय क्षत्रप हैं एक नाम पर तैयार हो जाएंगे? तो वो स्थिति का इंतजार बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल, उस चीज़ का इंतजार बीजेपी कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय छत्रपों को मालूम है कि वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं जीत सकते कि वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सके। इसलिए वो चाहते हैं कि पहले चुनाव हो और उसके बाद अगर उनको इतनी सीटें मिलती हैं कि वो वहां तक पहुंच सकते हैं, उस कुर्सी तक कब्जा उनका हो सकता है, तब वो किसी एक को अपना लीडर मान लेंगे और उसी के पीछे सब चलेंगे। आप देखिए, इसी तरह जब गुलजारी लाल नंदा बने थे और 1977 में, और उसके बाद जब वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। उस समय 1989 में देवीलाल का नाम आगे बढ़ाया गया था, लेकिन फिर नाटकीय ढंग से किस तरह से वीपी सिंह का नाम आगे आया और वो प्रधानमंत्री बने। तो विपक्ष के लिए ये चिंता नहीं, उनका पहला लक्ष्य यही है कि किस तरह से 2024 में चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितना जिसको झुकना पड़े, चाहे जिसको जितना बैठना पड़े, जो सीट शेयरिंग है, लेकिन फिर सवाल है कि ये होगा कितने दिन और कितने दिन चलेगा, और क्या देश की जनता अब वापस वही 90s के दौर में जाने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि पिछले 2 टर्म से हमने देखा है कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दो। हमने कई स्टेट में भी ये देखा है कि जनता ये चाहती है कि जिससे भी हो हम उसे पूर्ण बहुमत दें, एक पार्टी को दें। तो क्या फिर 90s के दौर में जनता जाने को तैयार है या नहीं, वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। ठीक है नीरज, आपके पास फिर से आते हैं। शुभम आपके पास आ रहे हैं, यही चीज आपसे भी समझना चाहेंगे। विपक्षी दल जो है वो खुल करके 2024 के लिए अब सामने है, लेकिन बीजेपी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की स्थिति में लग रही है। बिल्कुल, मुझे कई सवाल आपने पूछा कि 2024 चुनाव अभी वक्त है, इसके पहले कई राज्यों के चुनाव है, तो थोड़ी सी बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है कि आखिर में जो राज्यों के चुनाव है जिनसे नतीजे डिसाइड कर पाएंगे कि जनता किसके साथ है। जिस जैसे के समय बीतेगा और वैसे वैसे तैयारी होगी। फिलहाल अभी विपक्ष की जो गठबंधन तैयारियां वो अपनी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, तो ऐसे में अभी तो एक साथ लोगों को लाएंगे, सबकी बातों को रखेंगे, सबकी बातों को सुनेंगे या उनकी विचारधाराओं को बदलेंगे या एजेंडा सेट करेंगे, तो वक्त लगता है। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा सेट है, बीजेपी इस वक्त सत्ता में है,
बीजेपी शायद ये चाह रही है या बीजेपी का ये इरादा होगा कि अभी कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं तो राज्यों में वहां पर अपनी प्रदर्शन को देखा जाए, इसके बाद तय किया जाए कि आखिर किस तरह से ये तमाम अन्य गठबंधन जो इंडिया के साथ नहीं है उन्हें अपने साथ किस तरह से लाया जाके उन्हें बनाने की कोशिश की जाए कि भाई हमारी सरकार आएगी तो आपको बनाया जाए। क्योंकि ऐसे भी गठबंधन छोटे छोटे गठबंधन होते जो नाराजगी रहती है मिनिस्टर बनाने को लेकर को लेकर फिलहाल बीजेपी को किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतना सिंह अगर यहाँ की बात करें, एनडीए की बात करें, जो एनडीए में खासतौर पर एनडीए की तरफ से बैठक आज मुंबई में बुलाई गई है। इतना सिंह खुद मोर्चा संभाले हैं, आज तमाम लोगों को बुलाया है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है, इसका समन्वय करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए आज तमाम बीजेपी के जो जिसके नेता है उनके विधायक है उन्हें बुलाया है अपने मंगले पर। देखिए महाराष्ट्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, केंद्रीय राजनीति की बात करें और या सेंट्रल लेवल की बात करें तो फिलहाल अभी ऐसी परिस्थिति जिस तरह से विपक्ष हो रहा है। ठीक है शुभम। नीरज, आपके पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं। अब देखिए, आपने कहा कि ठीक है पहले 2024 का इलेक्शन लड़ लेते हैं, अगर कुछ समझौता करना पड़े, कुछ झुकना पड़े तो झुक जाते हैं, क्योंकि बात अब अस्तित्व की कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है, उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां पे एक प्रयोग हुआ जब सपा और बसपा साथ आए। सपा के वोटर्स तो स्विच कर गए बसपा की तरफ, लेकिन जो बसपा के इंटैक्ट वोटर्स हैं वो सपा की तरफ स्विच नहीं कर पाए, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। तो क्या अगर आपके नेता बैठ करके ये डिसाइड कर लेंगे कि चलो ठीक है हम अपने पुरानी रंजिश को भुला करके एक हो जाते हैं, लेकिन जो आपके इंटैक्ट वोटर्स हैं क्या आप उनको कन्विंस कर पाएंगे कि आप हमारे, जिनसे हम लड़ते रहे हैं, आप अब उनको वोट दीजिए? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये पार्टियों के लिए होती है, क्योंकि कोई भी लीडरशिप होती है, कोई भी पार्टी होती है, उसके जितने भी नेता होते हैं सभी जिलों में वो सभी चुनाव लड़ने की तैयारी करते रहते हैं। और बाद में अगर गठबंधन होता है, उसके बाद उनकी पार्टी को 10 सीटें या 15 सीटें 20 सीटें मिलती है तो वो हताश हो जाते हैं। और शायद उनके अंदर ये गुस्सा भी रहता है कि आखिर 5 साल तैयारियों का जो सिला मिला वो ये था। तो यही कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि बड़े नेताओं के दल तो मिल जाते हैं, बड़े नेताओं की पार्टियां तो मिल जाती हैं, लेकिन जो लोकल स्तर पर, जो लोअर स्तर पर, जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि इनकी सरकार में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, इनकी सरकार में हमने लाठियां खाई, अब इनका झंडा हम किस मुंह से उठाएं। और शायद यही हुआ 2017 के चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। यही हाल हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था। और शायद इसीलिए ये गठबंधन इतना सफल नहीं हुआ कि दल तो मिल जाते हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो झंडा उठाकर चलने वाले उनके लोग हैं, उनके दिल नहीं मिल पाते। लिहाजा कहीं ना कहीं बिखराव हो जाता है और इसका फायदा और पार्टियां उठाती हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि लीडर्स तो साथ बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं बैठ पाते। वो कार्यकर्ता एक दूसरे को उसी तरह देखते हैं कि उनके शासनकाल में हमने किस तरह से प्रदर्शन किया और किस तरह से लाठियां खाई, वो कार्यकर्ता नहीं भूल पाते। शायद इसीलिए कि लीडर्स वो लाठियां नहीं खाते, लीडर्स वो। चलिए, तो नीरज ये इंतजार रहेगा कि क्या वोटर्स और कार्यकर्ता, वोटर्स क्या एक दूसरे के जो इंटैक्ट वोटर्स हैं वो शिफ्ट होते हैं या नहीं। साथ ही साथ ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कार्यकर्ता क्या वो एक दूसरे से जुड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि नेता तो जुड़ते हुए दिख रहे हैं। मुंबई में जो बैठक होनी है आज और कल, उसमें एजेंडा तय होगा, लोगो तय होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।